हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2025 बोर्ड के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। मात्र ये 88 टॉपिक तैयार कर लो, आपका बोर्ड एग्जाम में यही सारे टॉपिक आएंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के हर एक स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनको छोड़ना नहीं है, आप लोगों को तैयार करना है। समझ में आ गया? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड परीक्षा में यही सारे टॉपिक आएंगे, इंपॉर्टेंट है तभी हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहला नंबर टॉपिक देखिए, अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना। यानी हर एक चैप्टर का स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सभी से लिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना क्या है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है परिचय इकोनॉमिक्स में, उससे लिया गया क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है ना स्टूडेंट, तीन टाइप के क्वेश्चन हमने लेकर आया हूँ। एक आपका अति लघु उत्तरीय, दूसरा अति लघु उत्तरीय, तीसरा दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय। तो तीन टाइप के क्वेश्चन इन टॉपिक में शामिल हैं। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आपको परिभाषा देना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरह से भी पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के और समष्टि अर्थशास्त्र का आपको अंतर बताना रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। 3 नंबर टॉपिक है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ये आपका लघु उत्तरीय में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। लघु उत्तरीय में ज़्यादा पूछा जाएगा कि क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 नंबर टॉपिक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक के कई सारे हेडिंग्स होते हैं, एक प्रकार से कई सारे उसमें हेडिंग्स निकलते हैं, तो उसको भी आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि ये क्या है, टॉपिक है। हमने चुनिंदा टॉपिक को लेकर आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और ये तैयार कर लीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। यदि आप इकोनॉमिक्स में से 100 में से 95 प्लस लेकर आना चाहते हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 5 नंबर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। देखिए इससे रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस बन सकता है, यानी अथवा लगकर। अथवा लगकर कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए स्टूडेंट कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं बताइए, केंद्रीय समस्याओं का नाम बताइए, इनकी समस्याएं क्या हैं, समस्याएं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेंगी। तो ये सारे टॉपिक आएंगे इसमें, ये भी तैयार कर लीजिए। आराम से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर है बजट रेखा, मांग वक्र और यहाँ पे देखिए स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में बताना है। ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको पूरा बताना रहेगा। यानी 3 नंबर का अति लघु उत्तरीय आता है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। 7 नंबर टॉपिक है मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। जो मांग के निर्धारक हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है। 8 नंबर टॉपिक है बजट रेखा की परिभाषा दीजिए। बजट रेखा से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बजट रेखा की परिभाषा दीजिए, इनकी विशेषताएं बताइए, इनकी व्याख्या कीजिए। समझ में आ गया? इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं आपके इकोनॉमिक्स में। 9 नंबर टॉपिक है सामान्य वस्तुएं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में आपको बताना है कि सामान्य वस्तुएं क्या हैं और निकृष्ट वस्तुएं क्या हैं। 10 नंबर टॉपिक है मांग वक्र दाईं और बाईं ओर खिसकने। यानी मांग वक्र जो होता है ये दाईं ओर खिसक जाता है, फिर बाईं ओर खिसकने का इसका कारण क्या है, कारण के बारे में बताना है। इनमें से मैंने जितने भी टॉपिक बताया हूँ, कुछ टॉपिक का मैंने क्या है सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, जो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ इसका आंसर भी आप लोगों को चाहिए, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। मैं इन पर क्या है एक प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में लेकर आता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, 11 नंबर टॉपिक है अनिधिमान वक्र किसे कहते हैं।
अनधिमान वक्र होता क्या है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी रहेंगी। 12 नंबर टॉपिक है सीमांत प्रतिस्थापन। क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। तो ये 12 नंबर भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर टॉपिक, एक दृष्ट अंधिमान वक्र, एक दृष्ट अंधिमान अभिप्राय क्या है, इससे आपको अभिप्राय बताना है कि इसका ये अभिप्राय है। इसके बारे में जैसे अंधिमान जो एक दृष्ट अंधिमान है, इससे रिलेटेड इस तरह से पूछा जाएगा कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला या उत्तल क्यों होता है, इसके बारे में आपको समझाना रहेगा। यानी ये पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 14 नंबर टॉपिक है चित्र से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी चित्र की सहायता से आपका ये विस्तृत उत्तरीय में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है आपका 14 नंबर, इसमें इस तरह से पूछा जाएगा कि चित्र की सहायता से जो मांग का नियम है इसकी व्याख्या कीजिए, इसके अपवाद बताइए। और इसमें अथवा लगकर काफ़ी क्वेश्चंस आता है, तो घबराना नहीं है। जैसे आ सकता है कि अनुसूची और चित्र की सहायता से मांग के नियम को बताइए, या मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से चित्र की सहायता से आप इसको समझाइए। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। 15 नंबर टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में बताइए कि तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए अगला 16 नंबर टॉपिक है बजट सेट एवं बजट रेखा किसे कहते हैं, कि ये बजट सेट है और ये बजट रेखा, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बजट सेट और बजट रेखा के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। 17 नंबर टॉपिक है कुल लागत अभिप्राय किसे कहते हैं, यानी कुल लागत जो अभिप्राय है ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा कि ये अभिप्राय है। 18 नंबर टॉपिक है अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बीच में अंतर बताइए, या इन दोनों का अलग अलग परिभाषा भी आपका ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया ये अल्पकाल तथा दीर्घकाल है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 19 नंबर औसत उत्पाद एपी और सीमांत उत्पाद एमपी के बारे में आपको बताना है। क्या है जो औसत क्या है, एक प्रकार से उत्पाद है, इसके बारे में हमने आंसर स्टूडेंट दे दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके, नहीं तो आप यूट्यूब पर क्वेश्चंस को सिंपल सा सर्च करेंगे और बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे इस तरह से, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 20 नंबर टॉपिक है सीमांत उत्पादन, सीमांत लागत या सीमांत उत्पादन, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सीमांत उत्पाद क्या है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको सारे को तैयार कर लेना है। किससे? सीमांत लागत से, जो 20 नंबर टॉपिक है हमारा। अगला देखिए 21 नंबर टॉपिक है पैमाने का प्रतिफल या पैमाने के प्रतिफल के बारे में बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए, परिभाषा के रूप में बताइए। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर टॉपिक कुल लागत कुल स्थिर लागत। देखिए कुल लागत अलग टॉपिक क्वेश्चन पूछ सकता है, और कुल स्थिर लागत ये भी अलग प्रकार से क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। 23 नंबर टॉपिक है उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, ये आपका ज़्यादातर लघु में पूछा जाएगा क्वेश्चन। किसमें? लघु उत्तरीय में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट कीजिएगा कि सबसे पहले मैं जो जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, कॉपी में लिखने के बाद में आपको बुक जो आपने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बुक लिया है उसको आप क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिए। बुक में देखिए क्वेश्चंस मिल रहा है, मिलने के बाद में आप क्या है छोटा छोटा क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, उसको क्वेश्चंस के आंसर को याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे साल की तैयारी है। 2025 के बोर्ड पेपर में आप इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे और पढ़कर जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए 24 नंबर टॉपिक दीर्घकालीन लागत क्या होता है, दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं। 25 नंबर टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता और औसत पूर्ति के बारे में बताइए, यानी ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, औसत पूर्ति क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 26 नंबर टॉपिक है पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, यानी ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा इसके बारे में बताइए। 27 नंबर टॉपिक है सामान्य लाभ तथा सामान्य, यहाँ पर देखिए सामान्य लाभ तथा लाभ और अलाभ के बारे में बताइए। 28 नंबर टॉपिक है लाभ अधिकतमीकरण,
लाभ अधिकतमीकरण के बारे में भी आपको बताना रहेगा, इसका परिभाषा आपका ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। उसके बाद में 29 नंबर टॉपिक है किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ बताइए या अर्थ समझाइए। ठीक है, 29 नंबर भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखिए 30 नंबर टॉपिक है संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, समर्थन कीमत क्या है इसमें, यानी संतुलन मात्रा में समर्थन की कीमत क्या है, एवं करके क्वेश्चंस ज़्यादातर ये पूछे जाएंगे। 31 नंबर टॉपिक है कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन के बारे में बताइए, यानी कि कॉफ़ी की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है इसके बारे में बताना है। 32 नंबर टॉपिक है वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग के बारे में बताना है कि इसका मांग है। 33 नंबर टॉपिक है श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है कि ये श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण इस तरह से होता है। 34 नंबर टॉपिक है मांग तथा पूर्ति वक्रों के बारे में बताइए। देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो मांग है और पूर्ति है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मांग के नियम को समझाइए, चित्र की सहायता से समझाइए, पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं। अब इसके देखिए ये टॉपिक है, इसके हेडिंग्स भी बन सकते हैं, जैसे पूर्ति से रिलेटेड काफ़ी हेडिंग बन जाएंगे, 4-5 हेडिंग के रूप में आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 35 नंबर टॉपिक बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। जो बाजार संतुलन इसकी आपको व्याख्या करनी है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको पूरा बताना है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र बा क्या है, तो इसका आपको क्या करना है, परिभाषा देना है। सबसे पहले प्यार से आप परिभाषा दीजिए समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि आपका जो सेकंड पार्ट है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, सबसे फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है उससे लिया गया ये टॉपिक है 36 नंबर। तो इससे रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस आएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए, इसकी मुख्य मुद्दे या समस्याएं बताइए। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपका समष्टि अर्थशास्त्र से आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, ये भी क्वेश्चंस आएगा। 1929 की महामंदी के बारे में भी आपको चर्चा करना पड़ेगा कि 1929 का महामंदी कैसे हुआ, जो कि 37 नंबर टॉपिक में दिया हुआ है। 39 नंबर टॉपिक देखिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसकी विशेषताएं हैं, यानी कुछ 5 प्रकार की विशेषताएं हैं। हमने मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को कवर किया है, जाकर देख लीजिएगा। 40 नंबर टॉपिक है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में भी आपको बताना है। देखिए मैंने क्या छोटा छोटा आपका एक प्रकार से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको हमने छोटा छोटा पार्ट में कर दिया है ताकि आप आगे का समझ लीजिएगा। जैसे टिकाऊ के बारे में जैसे आपका पूछा गया है ना कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में देखिए 41 नंबर टॉपिक है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध उत्पाद के बारे में बताइए। ठीक है, इसके बारे में बताइए। सकल मूल्य वर्धित और निवल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं, ये बताना है आपको। 42 नंबर टॉपिक है उत्पादन के 4 कारक बताइए। जो उत्पादन होता है ना, इसके आपको 4 कारण बताना है, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक देखिए 43 नंबर उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के बारे में बताना है। ये उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुएं हैं। हर एक चैप्टर से 5 या 6 टॉपिक लिए गए हैं और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी साल की तैयारी इसलिए स्टूडेंट है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इकोनॉमिक्स की, और आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो हलवा तो है नहीं कि आप खाएंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, क्वेश्चन है, और हर एक सब्जेक्ट अपने में एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सभी सब्जेक्ट अपने अपने में एक प्रकार से वीर हैं। अगला देखिए 44 नंबर टॉपिक आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बताइए कि आय का एक चक्रीय प्रवाह है, इसके बारे में भी आपको बताना है, व्याख्या करना है। ठीक है, ये आपका लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, यानी प्रवाह से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए 46 नंबर टॉपिक राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए 45 नंबर टॉपिक है कि आय तथा उत्पाद के प्रवाह चक्रीय के बारे में बताइए। 46 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय संगणना की विधि, क्या संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। इस तरह से आएगा क्वेश्चन आपका।
प्यारे स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय यानी जो आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, उसमें ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर टॉपिक देखिए, वास्तविक जीडीपी के महत्व के बारे में बताइए। जो वास्तविक जीडीपी के महत्व है इसके बारे में बताइए। 48 नंबर टॉपिक है पूंजी के मूल्यह्रास के बारे में बताइए कि पूंजी का ये मूल्यह्रास है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय आय, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सकल निवेश और शुद्ध निवेश में भेद कीजिए यानी अंतर बताइए, तो इसका भी आप तैयार कर लीजिएगा। 50 नंबर टॉपिक है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के बारे में बताइए। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा को समझाइए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए 51 नंबर टॉपिक, व्यक्तिगत आय क्या है, यानी व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, इसकी गणना कैसे की जा सकती है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा लघु में, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि को समझाइए। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में ली जाने वाली प्रमुख सावधानियों के बारे में बताइए। यानी ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मैंने छोटा छोटा करके टॉपिक आपको बताया है ताकि आप समझ पाएँ। 53 नंबर टॉपिक है अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संकल्पना। अंतिम जो वस्तुएं हैं इसकी संकल्पना के बारे में भी आपको बताना है। किन्स के रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जो किन्स जी है ना, ये अथवा लगकर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की निर्धारण में किन्स का महत्व दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संकल्पना बताइए। 54 नंबर टॉपिक है बाजार कीमत पर तथा कारक लागत पर बताइए, इससे भी पूछा जाएगा। 55 नंबर है आपका क्वेश्चन या टॉपिक, राष्ट्रीय आय मापने की कठिनाइयाँ बताइए। जो राष्ट्रीय आय है ना, इसके मापने की जो कठिनाइयाँ शामिल होती हैं इसके बारे में बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा किसे कहते हैं, मौद्रिक किसे कहते हैं और वैधानिक तरलता किसे कहते हैं। तीनों के बारे में आपको बताना है पूर्ण रूप से, तीनों के बारे में बता दीजिए, आप 3-3 नंबर ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर टॉपिक, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा दीजिए। जो मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा है इसके बारे में भी आपको देना है। संकुचित मुद्रा और व्यापक मुद्रा क्या है, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा लगकर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मूर्ति की पूर्ति के प्रमुख अवयव की यानी प्रतीक जो अवयवों की परिभाषा दीजिए या समझाइए। व्यापारिक बैंक क्या होता है भैया, व्यावसायिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक क्या होता है, ये अथवा लगकर क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 59 नंबर टॉपिक है केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक के बारे में बताइए कि व्यावसायिक बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है। दोनों में आपका अंतर भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए 60 नंबर, वैधानिक पत्र या कागजी मुद्रा के बारे में बताइए कि ये वैधानिक पत्र है और कागजी मुद्रा भी, ठीक है। 61 नंबर टॉपिक देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी आपको बताना है, इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। और अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय बैंक के बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, यानी जो केंद्रीय बैंक है इसको बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 63 नंबर देखिए खुले बाजार के कार्यकलाप के बारे में बताइए। जो खुला बाजार है इसके कार्यकलाप के बारे में भी बताना है। 64 नंबर टॉपिक है वाणिज्य बैंकों की साख सृजन के बारे में भी आपको बताना है। परिभाषा ज़्यादातर पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगला देखिए 65 नंबर टॉपिक समग्र मांग बचत फलन निवेश के बारे में भी आपको बताना है। और वीडियो को स्टूडेंट शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।
समग्र मांग और बचत फलन निवेश में भी आपको बताना है। 66 नंबर टॉपिक है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी जो भी उपभोग है इसकी सीमांत प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में बताइए। समग्र मांग किसे कहते हैं। 66 नंबर टॉपिक हो गया उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। 67 नंबर टॉपिक देखिए न्यून मांग की स्थिति अत्यधिक मांग। अत्यधिक मांग। 68 नंबर टॉपिक है रोजगार से आप क्या समझते हैं। भैया रोजगार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। पूर्ण रोजगार आय स्तर क्या है, रोजगार के बारे में आपका काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 69 नंबर टॉपिक प्रत्याशित निवेश अर्थात प्रत्याशित निवेश और अर्थात निवेश में अंतर बताइए। 70 नंबर टॉपिक है आय और उत्पादन पर समग्र मांग। आय और जो उत्पादन है इस पर समग्र मांग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी आप टॉपिक तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवर्तन के प्रभाव की आपको क्या करना है, परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करना है। उसके बाद में देखिए 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। 71 नंबर टॉपिक है कि 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में बताइए, या इसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको बताना रहेगा। 72 नंबर टॉपिक है गुणक क्या होता है। जो गुणक है क्या होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। 73 नंबर टॉपिक है सरकारी बजट संबंधी घोषणा। सरकारी जो बजट है इसके बजट संबंधी घोषणा के बारे में बताना है। 74 नंबर टॉपिक है राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय के बारे में बताइए कि ये राजस्व प्राप्तियों का अभिप्राय है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। 75 नंबर टॉपिक है एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति। एक कोई विकासशील देश है उसमें राजकोषीय नीति क्या है, इसके बारे में बताइए। लघु उत्तरीय में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 76 नंबर टॉपिक प्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए, या अर्थ किसे कहते हैं, इससे अभिप्राय क्या है। यानी क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस ये अर्थ वाला, अभिप्राय वाला, समझाने वाला, ये सब हट जाएगा। उसके बाद में देखिए 77 नंबर टॉपिक क्या सार्वजनिक ऋण बोझ है। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ है, ये बताइए आप। बोझ है, कैसे बोझ है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए आपका 78 नंबर टॉपिक बजटीय घाटा से क्या आप समझते हैं। जो बजटीय घाटा है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है आपको, पूर्ण रूप से बताइएगा। उसके बाद में देखिए 79 नंबर टॉपिक वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी से आपका अभिप्राय क्या है भैया, ये भी आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर आपको देना है कि ये भैया वस्तु है और इससे जीएसटी से अभिप्राय है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट, यानी पीडीएफ भी आपको चाहिए इसका, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तब आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस वीडियो में जो जो हमने बातें समझाई वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वीडियो को देखिए, पूरा कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। उसके बाद में आप लोग आइएगा सिंपल सा इंस्टाग्राम पर आइएगा, शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम हमारा पेज दिख जाएगा, वहाँ पर आइए, मैसेज कीजिए, इस वीडियो को लिंक को कॉपी कर लीजिए और वहाँ पर आकर पेस्ट करके हमारे मैसेज के बॉक्स में पेस्ट करके अब बताइए कि सर इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बस आपको करना क्या है, सिंपल से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग के पास शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। 80 नंबर टॉपिक है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी आपका इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था, स्वायत्त खर्च, गुणक बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। खुली अर्थव्यवस्था में 81 नंबर टॉपिक है विदेशी विनिमय या चालू खाता के बारे में बताइए। 82 नंबर टॉपिक है अदायगी संतुलन खाते के घटक के बारे में बताना है। 83 नंबर टॉपिक है संतुलित व्यापार शेष। संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता के बारे में भी आपको बताना है, इसका अंतर स्पष्ट करना है। 84 नंबर टॉपिक है मौद्रिक विनिमय दर या वास्तविक विनिमय दर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। 85 नंबर टॉपिक है स्थिर विनिमय दर। कौन सा स्थिर विनिमय दर, इसके बारे में भी आपको क्या है
बताना है प्यारे स्टूडेंट स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, सो उदाहरण समझाइए। उसके बाद में देखिए 86 नंबर टॉपिक, विनिमय दर और ब्रेटन वुड्स प्रणाली की व्याख्या करना है। दीर्घ उत्तरीय में आपका लघु में क्वेश्चन पूछा जाता है, विनिमय दर और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। 87 नंबर टॉपिक है आपका, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे में है? जो चालू पूंजीगत आपका खाता है ये क्या खतरे में है, इसके बारे में भी आपको बताना है, खतरे में है या नहीं है। 88 और आखिरी टॉपिक हमारा इस वीडियो का देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के बारे में भी बताना है। और आखिरी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते क्या होते हैं, इसके बारे में भी बताना है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने 88 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के क्या है बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बताए गए एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो छोड़िए किसी को भी मत, लिख लीजिए।